बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड, और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। बेसिकली हम देखेंगे कि सॉलिड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब मैग्नेट के बारे में हम बचपन से पढ़ते आने कि मैग्नेट क्या होता है। वो जो आयरन को लगाते थे और वो उसके साथ चिपक जाता था, तो बेसिकली मैग्नेट को देख के हमारे जहन में वही चीज़ आती है। तो अब देखते हैं कि सॉलिड जो हैं वो सारे मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। कुछ सॉलिड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और कुछ सॉलिड नहीं करते हैं। हमने बेसिकली आज यही देखना है कि वो जो शो नहीं करते वो किस वजह से नहीं करते, और जो शो करते हैं वो किस वजह से करते हैं। इसका ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको किसने दिया था, और इसके आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। सो ये आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। बेसिकली मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो नेचुरल मैग्नेट वो तो नेचुरली मैग्नेट होते हैं, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नेचुरली मौजूद होता है। और जो आर्टिफिशियल होता है वो मैन मेड होता है। मतलब ये है कि हम कुछ सॉलिड को कुछ खास कंडीशंस दे के उसको मैग्नेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ना, वो भी आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास परमानेंट होता है और एक होता है टेम्परेरी। मतलब जो हम कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो सॉलिड है कोई भी जिसको हमने मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस करवाया है, वो या तो फिर परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा या फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर अपनी दोबारा कंडीशन में वापस चला जाएगा, यानी वो टेम्परेरी मैग्नेट होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली मैग्नेट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। अब मैग्नेटिज्म का ओरिजिन देखें तो हमारे पास इसके एग्जांपल में हम देखते हैं। अब ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, ठीक है। अब हमने एक क्लोज लूप ली है, ठीक है, कोई भी वायर ले लें, उसकी एक लूप बना लें। अब इस लूप को हमने क्या प्रोवाइड किया, करंट प्रोवाइड किए, ठीक है। जब हम इस लूप को करंट प्रोवाइड करेंगे ना, अब हमने करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमने पढ़ा था पीछे कि जब भी किसी भी लूप में से करंट फ्लो करता है तो उसमें एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या पता चलेगा। अब हमने देखा है कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, डाई पोलर होता है। एक हमारे पास नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं ये जो लूप है इसमें नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बनते हैं और कैसे इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो जब हम इसमें करंट प्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब उस फील्ड में कौन सा पोल साउथ है और कौन सा पोल नॉर्थ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हमने क्या करना है, हमने अपने राइट हैंड को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब हमने अपने राइट हैंड को कर्ल किया ना एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारा थंब है ना वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। मतलब ये हमने इसके लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है और हमारा थंब है वो डायरेक्शन बताएगा नॉर्थ पोल की। अब हम अगर अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा थंब जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास जो ऊपर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, ऊपर वाला जो पोल है वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल, और जो नीचे है वो हमारे पास है साउथ पोल। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होंगी कि वो साउथ से इन हो रही होंगी और नॉर्थ में आउट हो रही होंगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। मतलब ये कि जब भी हम किसी भी क्लोज लूप में करंट पास करवाते हैं तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, एज ए टिनी मैग्नेट बिहेव करता है, क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो एक बार मैग्नेट है इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें हमारे पास एक पोल होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला होता है साउथ पोल, और यहाँ पे भी जो फील्ड्स होती हैं ना वो भी इसी तरह ओरिजिनेट हो रही होती हैं, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से इन हो रही होती हैं और नॉर्थ में आउट हो रही होती हैं। तो हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें हमने क्या किया, पहले हमने एक लूप ली थी, फिर हमने क्या किया, ज़्यादा सी लूप का एक सोलिनॉइड बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब ये जो सोलिनॉइड है इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लूप्स हैं। जब लूप्स ज़्यादा हैं तो जब हम इसमें करंट पास करवाएंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल लूप के ज़्यादा होगी, मतलब हैवी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इसमें भी वही केस होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज करंट दे रहे हैं तो हमारे पास नॉर्थ पोल जो है ऊपर वाली साइड पर बनेगा, ऊपर वाली साइड पर नॉर्थ होगा और नीचे हमारे पास साउथ पोल होगा। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास फील्ड सिंगल लूप में ओरिजिनेट हो रही थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, इन लूप में से भी वैसे ही पास करेंगी। और इसकी जगह अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट भी हमारे पास एक बड़ा बार मैग्नेट है और इसमें भी हमारे पास फील्ड ऐसे ही जनरेट होती हैं, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रही होती हैं। अब हमने ये जो करंट पास करवाया, करंट पास करवाने से हमारे पास जो लूप्स हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो हम बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें तो हम कह सकते हैं कि ये जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुई है, क्योंकि अब ये सॉलिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, एटम्स हैं,
एटम सॉलिड जो एटम से मिलकर बना है। और एटम में क्या होता है, एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हुई है, करंट का फ्लो हुआ है, फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ है, चार्ज फ्लो करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। सो अब इसको अगर हम एटम की फॉर्म में देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है। और एक बात और, ये जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अब इसकी डायरेक्शन देखिए तो हमारे पास साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। मतलब साउथ से जो मैग्नेटिक फील्ड इन हो रही हैं और नॉर्थ से आउट हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक डाईपोलर सिस्टम है, ठीक है। डाईपोलर मतलब दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक सिंगल अगर एरो लगा दें और हेड जो है हमारे पास ऊपर वाली साइड, मतलब इसका हेड है वो डायरेक्शन शो करेगा नॉर्थ की, और जो इसकी टेल है वो डायरेक्शन शो करेगी साउथ की। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमारे पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, इस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो वो ऑर्बिटल मोशन होती है, यानी वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और दूसरा वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द यानी स्पिन मोशन भी होती है। जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, हमारे सूरज के इर्द गिर्द भी वो ऑर्बिटल मोशन करती है, और वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रही होती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी कुछ इस तरह की होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो एटम है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसकी भी डायरेक्शन वैसे ही होती है। अगर हम इसको डायरेक्शन अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, जैसे वो मूव कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में कर्ल करें, तो हमारे पास जो नॉर्थ पोल बनता है वो ऊपर वाली साइड पे बनता है, और साउथ पोल नीचे वाली साइड पे बनता है। अब ये जो मोशन थी इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल मोशन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जब वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है, वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेगा ना, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये दोनों इफेक्ट जब आपस में मिलेंगे तो एड अप हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एटम की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही होती है उसके स्पिन मोशन पे और उसके ऑर्बिटल मोशन पे, और इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरह का होगा। और इसके अलावा एक और बात कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये भी रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो इंतहाई वीक होती है। इस वजह से हम उसको काउंट नहीं करते, और हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो एटम में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है ना, वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। सो बेसिकली ये हमारे पास था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी चार्जेस की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो आइडिया था, ये दिया था एम्पेयर ने। लेकिन जब उसने ये आइडिया दिया था ना, उस वक्त इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त एटम का जो स्ट्रक्चर था ना वो अनआइडेंटिफाइड था। लेकिन बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद फिर इसके एम्पेयर के जो कॉन्सेप्ट को माना गया था। सेकेंड हमारे पास द रीज़न ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। हमने रीजंस देख लिए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड हमारे पास उसकी स्पिन मोशन की वजह से, और इसका जो कंबाइन इफेक्ट है ना, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से होती है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड भी हमारे पास आता है जब हमारे पास किसी भी एटम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाय ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, एक हमारे पास जो सॉलिड है उसमें लाखों की तादाद में एटम्स मौजूद होते हैं, और हर एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वजह से वो जो सॉलिड है ना वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कि टिनी मैग्नेट। तो उस टिनी मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, यानी टू पोलर। इसकी भी हम पीछे एग्जाम्पल देख चुके हैं, उसके नॉर्थ पोल बनता है और एक साउथ पोल बनता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सभी सॉलिड में मौजूद होते हैं। तमाम जो सॉलिड्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन्स लाजमी बात है मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं और कुछ सॉलिड मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करते। अब ये देखना है कि इसकी क्या वजह होती है कि कुछ सॉलिड जो हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। सो बेसिकली होता है कुछ ऐसा है कि कुछ हमारे पास जो सॉलिड है उसमें एटम मौजूद हैं, ठीक है। अब हर लाखों की तादाद में एटम है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो तमाम जो एटम है एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे को इन्हेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में वो जो सॉलिड है ना वो एज ए टिनी मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एटम सॉलिड्स ऐसे होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल उसमें एक एटम है, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ये है,
ठीक है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, और हमारे पास जो साथ में एटम है ना, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो इस तरह है। अब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में जो सॉलिड है वो टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये बेसिक रीज़न थी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ मैग्नेट। तो फर्स्ट वन हमारे पास है डायमैग्नेटिक, सेकेंड वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज़ फेरोमैग्नेटिक। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में क्या होता है, देयर इज़ नो रिजल्टेंट फील्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइट एडिट अप टू ज़ीरो। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक दूसरे के इफेक्ट को ऐसे ओरिएंटेड है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड जिसमें हमारे पास उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से ओरिएंट होती है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे सॉलिड हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली वही सब्सटेंस होते हैं और ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट फील्ड है ना वो ज़ीरो हो जाती है। वो एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल आउट कर देंगे तो एज ए रिजल्ट वो एज ए टैनी मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है वाटर की, कॉपर की, बिस्मथ और एंटीमनी की। अब ऐसे एटम्स को हम अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती हैं। ठीक है, वो अपने अंदर से पास नहीं होने देती। अब वो क्यों नहीं होने देती, क्योंकि हमारे पास क्या होता है उसमें जो हमारे पास एटम्स होते हैं ना उसमें क्या होता है डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं जिसमें हमारे पास एक तरफ उसके नॉर्थ पोल बन जाते हैं और एक तरफ साउथ पोल। जितने भी एटम्स होते हैं उसके एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे साउथ पोल बन जाता है। अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब उसका भी तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो उसका जो ये वाला हेड होता है ना वो भी नॉर्थ होता है। तो जब ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है लेंस लॉ का कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना उसी के इफेक्ट को वो अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको इसी तरह रखते हैं कि हमारे पास जब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे एटम्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके इफेक्ट को रिपेल करता है और जो अपने अंदर से पास नहीं होता, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साइड से ऐसे पास हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं इन विच ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और जो स्पिन एक्सिस होते हैं ना ऐसे ओरिएंटेड होते हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे को इफेक्ट को सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो जो सॉलिड है वो एज ए टिनी मैग्नेट बिहेव करेगा, और ऐसे मैग्नेट को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एल्यूमिनियम की, ऑक्सीजन की, सोडियम की और कैल्शियम की। ये सारे जो एटम्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स ये बिहेव करते हैं एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन में हमने देखा है कि इसमें स्पिन और जो ऑर्बिटल मोशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हमारे पास एक एटम है, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन हो रही है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो हमारे पास जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगी तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगी, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है। ठीक है, अब दूसरा एटम है, ठीक है, दूसरे एटम की भी तो ऐसे ही है ना, दूसरे एटम में भी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है, वो इस डायरेक्शन में है। इसी तरह एक जो सॉलिड मटेरियल है उसमें हज़ारों की तादाद में जो एटम्स हैं वो सब एक दूसरे को, उसकी स्पिन और ऑर्बिटल तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब हम उनका कंबाइन इफेक्ट देखते हैं ना एज ए मटीरियल, तो वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ना सब एटम्स की, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती है। जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक में तो हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होती, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि उसमें स्पिन अगर एक डायरेक्शन में तो ऑर्बिटल दूसरी डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल कर देती है। तो उसमें तो बेसिकली सिरे से ही हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन एज ए कंबाइंड इफेक्ट जब हम उसको देखते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एज ए मैग्नेटिक बिहेव नहीं करते हैं। सो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये भी एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करते हैं।
अब हमारे पास ये एटम्स हैं, ठीक है। अब हमने किसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो इनकी डायरेक्शन जो होती है ना, एक ही डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि ऊपर इनकी डायरेक्शन चेंज है, लेकिन फिर ये अलाइन हो जाते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। और जब ये एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं ना, फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसमें भी पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। और इसमें हमारे पास जो अनलाइक जो हमारे पास जो अनलाइक हमारे पास जो चार्जेस पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये वीकली अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये तब तक अलाइन रहेंगी जब तक हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते रहेंगे। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो ये दोबारा से अपनी प्रीवियस फॉर्म में वापस आ जाएंगी। तो ये हमारे पास चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये तब तक मैग्नेटिक ये अब अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। हमने बात की है ना वीकली अट्रैक्शन की, तो वीकली अट्रैक्शन तब तक होगी जब तक हम उसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएंगे, डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करेंगे। सो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनको अलाइन करना भी इजी होता है और इनको दोबारा से डी अलाइन करना भी इजी होता है, मतलब इनको वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में लाना भी आसान होता है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड रिमूव की, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये सारे अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस चले जाएंगे फ़ौरन। थर्ड टाइप है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, इसमें एटम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एग्जिबिट करते हैं अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली फेरोमैग्नेट ही हमारे पास असल मैग्नेट होते हैं और हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो मैग्नेट यूज़ हो रहा होता है ना, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड और अल्निको, ठीक है। तो अल्निको हमारे पास ये अलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का, ठीक है। तो अब इसमें अब हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, इसमें हमारे पास डोमेन थ्योरी यूज़ होती है। अब डोमेन थ्योरी का क्या मतलब है कि हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें स्मॉल रीजन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, हमारे पास डायग्राम में क्या रीजन्स बने हुए हैं, ठीक है, डिवाइड हुए हुए रीजन्स में। अब हर रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ना, उनका जो स्पिन है वो पैरेलल होगा एक दूसरे के। अब और इन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इसमें 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स, मतलब लाखों और करोड़ों की तादाद में एटम एक डोमेन में मौजूद होते हैं। अब हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम को कि डोमेन बेसिकली होता क्या है और इसमें इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे पैरेलल होती है। अब यहाँ देखें, हमारे पास छोटी छोटी डोमेन्स बनी हुई हैं और हर डोमेन में हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, वो पैरेलल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डोमेन की बात करें, इसमें हमारे पास जितनी भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और इसकी बात करें तो इसमें सारी मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में यही डिफरेंस है। फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास डोमेन्स होती हैं, लेकिन जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है उसमें हमारे पास डोमेन्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के, अब ये एक डोमेन में हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट इस साइड पे है, दूसरी डोमेन में हमारे पास इस साइड पे है। तो इसी तरह ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स होती हैं, ठीक है। और हमारे पास अब हम क्या कहते हैं, क्या ये हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे इस फॉर्म में? नहीं, ये हमारे पास एक डोमेन का जो इफेक्ट है वो दूसरे डोमेन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास डोमेन है और ये जो डोमेन है, इनकी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। इसी तरह ये वाली भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, ये भी करेंगी और ये भी करेंगी। जितनी भी डोमेन्स है ना, उसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो दूसरे से ऑपोजिट होगी और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। अब हमारे पास ये जब ऐसे सब्सटेंस को यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये दो तरह से बिहेव करता है। एक हमारे पास होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और दूसरा हमारे पास होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक। अब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जब भी हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई की ना, तो हमारे पास ये जो सब्सटेंस होता है ना, इसमें हमारे पास आप जैसे हर डोमेन का पैरेलल है लेकिन दूसरी डोमेन से मुख्तलिफ है, ये सारे एक ही प्लेन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक ही मतलब इनकी डायरेक्शन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, जितनी भी डोमेन्स है ना, उन सब की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएंगी। और अगर हम इन केस मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दी, ये दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे फ़ौरन वापस चली जाएंगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि इनको अलाइन करना भी मुश्किल होता है और डी अलाइन करना भी मुश्किल होता है।
पहली बात तो ये, इनको जब हमने अलाइन करवाना होता है इसको हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है, ठीक है, तो मुश्किल से ये अलाइन होते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये अलाइन हो जाए तो उनको डी अलाइन करना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब इनको अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस लाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, और जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये सारे सब्सटेंस अलाइन हो जाते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड के असर से जब ये अलाइन हो जाते हैं तो उनको अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हम परमानेंट मैग्नेट भी इसी तरह बनाते हैं कि इनको अगर ये हो तो जाएंगे, अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस तो आ जाएंगे, लेकिन इनको अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। तो ऐसे ही हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है अल्निको। अल्निको हमारे पास ये जो अलॉय होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये इनको अलाइन करवाना मुश्किल है बेसिकली, लेकिन इनको जब हम एक दफ़ा अलाइन करवा लेते हैं तो इनको फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस भेजना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम इसको एज ए मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सॉफ्ट मैग्नेट होते हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोलिनॉइड की, ठीक है। जब भी हम सोलिनॉइड में से करंट पास करवाते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम करंट रिमूव करते हैं तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी राइज होता है कि हमारे पास जो हम किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिज्म को कैसे कैंसल आउट कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो था तो इस ये अलाइन हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें पता है कि हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये हार्ड है, ठीक है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमारे पास डिसअलाइन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसकी डिसअलाइनमेंट काफ़ी मुश्किल से होती है, लेकिन अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, हमने क्या करना है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड जब हम इसको करेंगे तो इसके जो डोमेन्स की जो सारे मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो डिसअलाइन हो जाएगी, दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाएगी, मतलब जैसे पहले थी ना वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि टेम्परेचर के इफेक्ट होता है, टेम्परेचर की वजह से हमारे पास किसी भी चीज़ की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अगर हम किसी भी मैग्नेट को किसी आग में फेंक दें, ठीक है, तो फिर उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो ये हमारे पास है टेम्परेचर इफेक्ट, कि टेम्परेचर इफेक्ट करने से हमारे पास जो डिसऑर्डरनेस है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो मटेरियल है ना अपनी ऑर्डरलीनेस को लॉस कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पारामैग्नेटिक में कैसे चेंज होते हैं, फेरो में क्या होता है, हमारे पास डोमेन्स होती हैं, ठीक है, हमने पढ़े था कि फेरो में डोमेन्स होती हैं जबकि पारा में डोमेन्स नहीं होती, हालांकि वहाँ पे भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन ऊपर है दूसरे की नीचे है, ठीक है, वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं। लेकिन फेरो में क्या होता है, वो डोमेन्स में होते हैं, डोमेन के अंदर तो वो पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर दूसरी डोमेन से हम कंपेयर करें तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को भी कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह जब हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो जो चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और इसके लिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आयरन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो इसके लिए हमें 750 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर होगा। सो ये आज हमने स्टडी कर लिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करते हैं, उनकी वजह क्या है, ओरिजिन क्या था, उसके बाद अगर कुछ सॉलिड इफेक्ट नहीं शो करते तो वो किस वजह से शो नहीं करते, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है और लास्ट में हमने क्यूरी टेम्परेचर देखा है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।